हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब परिवार में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बिहार तथ्य संग्रह को पढ़ेंगे। इडुटेरिया के इस बुक को बहुत अच्छे और क्रमबद्ध तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। बिहार पढ़ना क्यों इतना ज़रूरी है? तो विगत वर्षों में देखने को मिला है कि बीपीएससी हो या बिहार एसआई हो या सचिवालय का एग्ज़ाम हो या बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में बिहार से क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा हो गया और इसलिए बिहार पढ़ना इतना इम्पोर्टेंस है। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बिहार पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को हम लोग समझते हुए इडुटोरिया के इस बुक को पढ़ेंगे और समझेंगे और लॉजिक तरीके से चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इडुटोरिया के इस बुक में पहला चैप्टर बिहार सामान्य परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार के बारे में समझेंगे। बिहार के पहलुओं को समझेंगे कि बिहार का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार क्या है, इसका नामकरण कैसे हुआ, इसकी स्थिति कैसी है, इसकी आकृति कैसी है, कितने प्रमंडल हैं, कितने ज़िले हैं, इसका गठन पुनर्गठन कब हुआ, इन सब चीज़ों को, इसकी मुख्य मुख्य विशेषताओं को पढ़ते हुए हम लोग बिहार का इंट्रोडक्शन को ख़त्म करेंगे। और जहाँ पे समझ नहीं आएगा उस चीज़ों को लॉजिकल तरीके से हम लोग समझते हुए इसको ख़त्म करेंगे ताकि चीज़ें याद रह जाए और एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आए तो एग्ज़ाम में ये चीज़ें गलती नहीं हो सके। तो इसी को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए हम लोग इस पहले चैप्टर को देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार को। ठीक है? तो नामाकरण, नामाकरण से है कि बिहार का नाम कैसे पड़ा। तो सबसे पहले तो बिहार नाम सुनते एक उल्लास टाइप का एक एनर्जी फील होता है। तो इसके हम लोग कहानी को समझते हैं कि 12वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। 12वीं शताब्दी कैसे याद रखना है? ऑप्शन में पूछता है कि किस सदी में, तो याद रखना है 1 और 2, एक के बाद दो। 12वीं शताब्दी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा और जो बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थल को बिहार कहा जाता था। अब बात को समझिए कि बौद्ध के जो अनुयायी हुआ करते थे, जो जहाँ पर रहते थे, उसी निवास स्थल को क्या बोला जाता था? बिहार कहा जाता था। और यही बिहार कालांतर में चल के बिहार नाम से प्रचलित हो गया। अब हम लोग समझ गए कि बिहार इसका नाम कैसे पड़ा। फिर एक और मत है कि जो सर्वप्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो इस विहारों को विहार कह कर पुकारने लगे, तो इसके सौंदर्य में भी इसका नाम क्या हो गया? विहार पड़ गया। तो आगे चलते हैं कि इनमें बौद्ध भिक्षुओं का प्रार्थना स्थल चैत्य भी होता है। तो बौद्ध भिक्षुओं का प्रार्थना स्थल जिसे क्या बोलते हैं? चैत्य कहा जाता है। जैसे नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार, उदंतपुरी महाविहार बिहार में स्थित प्रमुख विहार थे। अब ये अलग कहानी है कि नालंदा महाविहार का स्थापना, फिर विक्रमशिला, ये हम लोग इतिहास में इस चीज़ों को पढ़ेंगे, कौन कौन राजा इसकी स्थापना करते हैं। अभी तो इंट्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं तो चीज़ों को आगे समझते हैं कि सर्वप्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन्हें बिहारों बिहारों को विहार कहकर संबोधित किया। ये हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। चलिए अब इसके भौगोलिक विस्तार को समझते हैं कि अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार बिहार का कितना है। तो इस चीज़ को समझने के लेकर हम लोग पहले भारत को समझना पड़ेगा। तो चलिए हम कोशिश करते हैं आप लोग आसानी से चीज़ों को समझा सकें। तो आप एक मैप पे आप लोगों को समझाना पड़ेगा कि किस प्रकार अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, जैसे ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में बिहार अवस्थित है। मतलब इस और इस अक्षांश के बीच में 24 से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। वहीं बोलेगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच में अवस्थित है। अब इस चीज़ को समझते हैं कि ये डिग्री देशांतर कैसे आता है, तो इसको एक मैप के द्वारा हम लोग समझेंगे। चलिए हम लोग मैप पे देखते हैं इस चीज़ों को
किस प्रकार से ये अक्षांशीय देशांतर विस्तार होता है। ये समझिए एक ग्लोब है, ठीक है। ये ग्लोब है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो चीज़ों को समझते हैं, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब चीज़ों को समझते हैं कि ये 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री से अब भारत का लोकेशन यहाँ पे है। भारत का लोकेशन कहाँ है? यहाँ है। तो भारत का लोकेशन कैसे हो गया? तो ये वाला इस एरिया में हो गया, नॉर्थ ईस्ट इसका लोकेशन हो गया, नॉर्थ ईस्ट इस बीच में हो गया इसका लोकेशन, तो नॉर्थ ईस्ट हो गया लोकेशन इसका। तो भारत यहाँ पे है, कर्क रेखा इसके बीचों बीच गुजरती है, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री है। तो समझिए भारत शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। ये उत्तरी अक्षांश, ये 0 डिग्री है, ये अक्षांश रेखा होता है जिसको लेटीट्यूड बोला जाता है, और ये लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखा बोला जाता है। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट भारत का उत्तरी अक्षांश है, और देशांतर बोलेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये देखिए, ये 0 डिग्री से बढ़ते बढ़ते 8 डिग्री हो जाता है, और यही 8 डिग्री से बढ़ते बढ़ते जब 24 डिग्री जाता है, वहां से बिहार शुरू होता है, 24 से फिर 27। उसी प्रकार ये 68 डिग्री देशांतर रेखा शुरू होता है, और यहीं बढ़ते बढ़ते जब 83 डिग्री पे जाता है तो देशांतर रेखा बिहार का शुरू होता है। तो इस चीज़ों को समझाने के लिए हमको आना, फिर हम लोग चलते हैं वहीं पे और चीज़ों को समझते हैं। देखिए, अब चीज़ों को आसानी से हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार ये 24 डिग्री और 27 डिग्री होता है। देखिएगा, इसको कितना आसानी से चीज़ों को हम समझा देंगे आप लोग के पास। देखिए, ये 24 डिग्री याद नहीं रहेगा तो इसको कैसे याद रखना है? इसको याद रखना है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, तो 23.5 डिग्री से हाफ डिग्री बढ़ा देना है, 24 हो जाएगा। 23 से हाफ डिग्री 24, यानी कर्क रेखा के जस्ट ऊपर हाफ डिग्री बढ़ाने के बाद बिहार क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो वही 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री 3 डिग्री का, और वही मानक समय रेखा भारत के 82.5 डिग्री है। तो 82.5 से फिर हाफ डिग्री बढ़ा देते हैं, तो 83 डिग्री से देशांतर रेखा फिर शुरू हो जाता है, 83 से 88, यानी 3 और 5 का ये है। अब ये कैसे अगर पूछ देगा कि बिहार का ग्रीनविच से कितना डिग्री आगे है, तो आप याद याद समझ लीजिए कि 1 डिग्री बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। तो 15 डिग्री बराबर कितना होगा? 15 चौका 60 मिनट, 60 मिनट, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा तो पता चल जाएगा बिहार ग्रीनविच से कितना आगे है। चीज़ें ही आसानी से निकाल लिए। तब इसको कैसे याद रखना है कि साढ़ा कर्क रेखा 23.5 डिग्री से 24 डिग्री कर देना है, 24 से 27 है, 82 डिग्री से हाफ बढ़ाकर 83 डिग्री से 83 से 88 कर देना है। अब चीज़ों को हम लोग समझते हैं कि ये देखिए, उत्तर से दक्षिण में बिहार की चौड़ाई क्या है। तो देखिए, उत्तर ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो देखिए, उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण एक जिला है जो बिहार के सबसे उत्तरी जिला है, और बिहार के सबसे दक्षिणी जिला है जो गया है, ठीक है। तो इन दोनों की जो उत्तर से और दक्षिण के, यही दोनों जिला है जो अंतिम छोर का जिला है। तो ये उत्तर से दक्षिण में टोटल कितना है किलोमीटर फैला हुआ है? तो 3 4 5 याद रखना है, 3 4 5 किलोमीटर, आसानी से याद हो गया। फिर उसके बाद से पश्चिमी जिला कौन है?
तो आपको कैमूर है, और पूर्वी जिला कौन है, तो किशनगंज है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 483 किलोमीटर। ये कैसे याद रखेंगे, तो महात्मा बुद्ध के जो निर्वाण का डेट है उसी से उतना ही इसका भी है, 483 किलोमीटर। तो आसानी से चीज़ें रिलेवेंट करके याद हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा बिहार का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, जो कर्क रेखा मानक समय रेखा को रखते हुए आसानी से याद हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब उसी खंड को ये बता दिया कि अक्षांशीय विस्तार कितना और देशांतरी विस्तार कितना, जो हम आप लोगों को समझा दिए हैं। अब भारत की स्थिति, भारत में स्थिति बिहार की कैसी है, तो बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ये हम लोग जब मैप देखे हैं तो पूर्वी भाग एक बार और देखना पड़ेगा आप लोगों को मैप में। ये देखिए, आप लोग को एक बार हम समझा देते हैं कि कैसे पूर्वी भाग में है। ये जैसे भारत है, थोड़ा इस पे बनाने में दिक्कत हो रही है, तो ये मत समझिए लोग, बस समझ में आना चाहिए कि भारत है। अभी भारत में बिहार का लोकेशन यहाँ है, तो बिहार का लोकेशन यहाँ है, तो समझिए ये पूरब में है कि नहीं, बिहार भारत के पूरब में है कि नहीं। और भारत का भी आयताकार है इसका आकृति, और बिहार का यहाँ पूरब में। तो वही चीजें समझाने को लेकर आप लोगों को हम समझाए हैं कि किस प्रकार चीज समझ में आ गया होगा कि भारत की स्थिति पूर्वी भाग में है। वो पूर्वी भाग में कैसे है हम आप लोगों को बता दिए हैं। पूर्वी भाग आकृति कैसी है, राज्य की आकृति तो आयताकार है, हम बता दिए आयताकार कैसे है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ और यहाँ ऐसे आयताकार है कि नहीं। जगह भारत की आकृति है वहीं बिहार की भी आकृति आयताकार। तो आई होप कि आप लोगों को अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार और इसकी स्थिति पूरब में है और आयताकार, ये चीज़ें आसानी से समझ गए होंगे। मेरा मेन मकसद है लॉजिकल तरीका से चीज़ों को समझाने रहता है, एग्जाम में ऑप्शन आए तो उससे स्कोर हो जाए। चलिए अब हम लोग समझते हैं बिहार के प्रमंडल और जिले। यहाँ से भी क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, आने वाले एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे कि किस प्रमंडल में कौन सा जिला सम्मिलित है या नहीं है। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे, देखिए हम एक 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 बेस लेवल पर समझाते हैं कि विकेंद्रीकरण क्या होता है। जैसे एक ब्लॉक लेवल होता है, प्रखंड लेवल, प्रखंड से क्या होता है, प्रखंड से फिर अनुमंडल होता है, अनुमंडल फिर उसके बाद से जिला होता है। तो उसी प्रकार पहले प्रखंड, तब अनुमंडल, तब जिला, और जिलों को मिलाकर फिर बनता है प्रमंडल। तो आप लोगों को समझ, फिर प्रमंडल को मिलाकर बनता है स्टेट, और बहुत सारे स्टेट को मिलाकर बनता है एक देश। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बिहार में अब हम लोग पढ़ेंगे कितने प्रमंडल हैं, कितने जिले हैं, ठीक है, और और किस किस राज्य से टच करते हैं, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिहार के प्रमंडल। तो बिहार में 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है। तो एक तो अपना कैपिटल राजधानी है वो पटना प्रमंडल, ठीक है। उसके बाद से मगध वाला प्रमंडल, फिर मुंगेर, फिर भागलपुर, फिर पूर्णिया, फिर कोसी, फिर दरभंगा, फिर तिरहुत। इसको कैसे, या फिर सारण, कैसे याद कराते हैं हम समझिए। पहले हम लोग तिरहुत प्रमंडल को देखेंगे, क्योंकि तिरहुत प्रमंडल समझना इसलिए जरूरी है कि तिरहुत प्रमंडल में ही 6 जिले, देखिए कितने कितने जिले में 6 जिले प्रमंडल में जिले आते हैं। तो एक तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला आता है, ठीक है, और एक पटना प्रमंडल में 6 जिला आता है, और एक मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला आता है, ठीक है। तो याद रखना 3 गो ऐसे प्रमंडल है जहाँ पे 6 जिला आता है, एक तिरहुत, एक पटना और एक मुंगेर। तिरहुत प्रमंडल एनी हाउ याद होना चाहिए, जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। इसमें 6 जिले आते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, यानी हाजीपुर वैशाली तक इसका पूरा क्षेत्र है तिरहुत का, ठीक है। उसके बाद से फिर दरभंगा प्रमंडल। तो दरभंगा महाराज वाला देखिए, ये वाला मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, इसका मुख्यालय भी दरभंगे में है। इसमें 3 गो आते हैं। फिर 3 गो में 3 गो आते हैं, एगो सारण में 3 आते हैं, फिर उसके बाद दरभंगा में 3 आते हैं, फिर कोसी में भी 3 आते हैं। तो 3 गो, 3 प्रमंडल, 3 गो जिले आते हैं, जिसमें से दरभंगा है, कोसी है और आपको सारण है। और 6 जिले आते हैं जो 3 गो प्रमंडल है, जिसमें तिरहुत प्रमंडल था, पटना प्रमंडल था, मुंगेर प्रमंडल था, ठीक है। और एक पूर्णिया प्रमंडल में
4 जिले आते हैं, जैसे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये 4 जिले आते हैं, पूर्णिया प्रमंडल में आते हैं। ठीक है, और एक 5 जिला मगध में आता है। मगध में आप लोग गया वाला क्षेत्र, मगध, नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, ये 5 जिले जो आते हैं मगध वाले में आते हैं। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट है, भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 ही जिला आता है, जो भागलपुर और बक्का है। तो देखिए, प्रमंडल को अगर पूछना होगा तो एक तिरहुत प्रमंडल पूछेगा, एक पटना प्रमंडल, एक मगध पूछ सकता है, और एक भागलपुर प्रमंडल पूछेगा। आप लोग को दिमाग में होना चाहिए कि तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला है, पटना में भी 6 है, और मगध में 5 है, बांका में, भागलपुर में मात्र 2 है, भागलपुर और बक्का। तो चलिए हम लोग को समझते हैं कि अब आसानी से चीजें फिर से समझते हैं कि सारण, अब प्रमंडल को समझते हैं। सारण में 3 गो जिला है, छपरा मुख्यालय है, सिवान, सारण, सिवान, गोपालगंज। देखिए ई वाला जो एरिया है, ये वाला पूरा पड़ता है आपको सारण वाला, सारण प्रमंडल में। देखिए कौन कौन आपको, देखिए ये वाला पूरा, ये जो कलर किया गया है पीला से, जो गोपालगंज, सिवान, सारण, ये एरिया जो है ये आपको सारण प्रमंडल में आता है। अब चीज समझ में आ रहा होगा। फिर तिरहुत, तिरहुत आते हैं। ठीक है, अब देखिए तिरहुत, तिरहुत में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये सब कितने जिले आते हैं इसमें? 6 जिले ही किसमें आते हैं? तिरहुत में। इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, उसके बाद से दरभंगा आते हैं। दरभंगा, दरभंगा में 3 जिले आते हैं, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुख्यालय इसका दरभंगे है। कोसी में, कोसी वाला एरिया में, ठीक है, कोसी वाला में एगो आता है सुपौल, एगो मधेपुरा, एगो सहरसा। ठीक है, और इसका सहरसा क्या है? मुख्यालय है। ठीक है, फिर उसके बाद से पूर्णिया आते हैं। पूर्णिया में 4 आते हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये चारों उधर वाला एरिया। ठीक है, ये पूर्वी वाले एरिया, ये सब पूर्णिया में आते हैं। भागलपुर हम लोग पढ़िए लिए हैं कि 2 गो आता है, भागलपुर और बांका। ठीक है, पटना में 6 हम लोग पढ़िए लिए हैं कि पटना में हम लोग 6 पढ़िए लिए हैं कि नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये 6 जिले हैं जो पटना प्रमंडल में आते हैं। ठीक है, और उसके बाद से फिर मुंगेर में भी 6 आते हैं, जो हम लोग मुंगेर को भी समझ लें एक बार। बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, शेखपुरा, जम्मू, ये सब 6 जिले जिसमें आते हैं, ये आते हैं आपको मुंगेर में। भागलपुर हम बोले याद रखना है, भागलपुर, बांका, 2 ऐसे ही जिले हैं जो सबसे सबसे छोटा प्रमंडल कौन है? तो भागलपुर प्रमंडल। अब चलिए सबसे बड़ा छोटा समझते हैं। सबसे बड़ा प्रमंडल कोई है तो तिरहुत प्रमंडल, और सबसे छोटा प्रमंडल जो है भागलपुर प्रमंडल। ये 2 गो चीजें याद होना चाहिए, हम आप लोग को बता दें। अब चलिए हम आते हैं कि कितने जिले हैं जो बॉर्डर बनाते हैं यूपी से, नेपाल से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से। इस चीज को भी हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए, अब चीजों को समझते हैं। ये नेपाल से 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल से टच हैं और अपना बॉर्डर बनाते हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले जो नेपाल से क्या है? टच, अपना बॉर्डर बनाते हैं। तो याद रखिएगा, एक एक ट्रिक है इसका, एक एसएमएस ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण को, एक ए से अररिया, के से किशनगंज, एक एसएमएस, एसएमएस मतलब सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी और ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण को। 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से टच होते हैं, और आपको एक एसएमएस ईस्ट और वेस्ट को करना, ये इसका ट्रिक है। तो याद रखना है कि नेपाल से कितने जिले? तो 7 जिले। अब आते हैं यूपी से। यूपी से कितने जिले? तो 8 जिले। इसको कैसे याद रखेंगे आसानी से? इसको देखिए, एक पश्चिमी चंपारण कॉमन हो जाता है नेपाल से और यूपी से भी। उसके बाद से एक गोपालगंज, सिवान, सारण, 3 1 4 तो यही हो गया। ठीक है, उसके बाद से फिर उसके बाद से भोजपुर, बक्सर और कैमूर, देखिए, और रोहतास भी। तो रोहतास, कैमूर 2, बक्सर 3, भोजपुर 4, सारण 5, सिवान 6, और गोपालगंज 7, और पश्चिमी चंपारण 8। 8 ऐसे जिले हैं जो यूपी से क्या करते हैं? टच करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से झारखंड से भी 8 ऐसे जिले हैं जो टच करते हैं झारखंड से, नीचे वाला एरिया जो है झारखंड, इससे भी कितने? 8 जिले। रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया, भागलपुर हो गया और कटिहार हो गया। ये ऐसे 8 जिले हैं जो कहाँ आपको
झारखंड से, और पश्चिम बंगाल से मात्र 3 जिला, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 ऐसे जिले हैं जो वेस्ट बंगाल को टच करते हैं। एग्जाम में आजकल यहाँ से क्वेश्चन आए दिन पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग को ये बार बार इस चीज़ को देखेंगे तो याद हो जाएगा कितने जिले किससे टच होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को प्रमंडल समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से हम प्रखंड, प्रखंड से अनुमंडल, अनुमंडल से जिला, फिर बहुत सारे जिले मिला के होते हैं प्रमंडल, प्रमंडल बहुत सारे प्रमंडल मिला के क्या बनते हैं, एक स्टेट बनते हैं, बहुत सारे स्टेट बन के एक कंट्री का, देश का निर्माण होता है। तो ये विकेंद्रीकरण भी आप लोग को समझा दिए हैं, तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को समझते हैं। देखिए, अब बात आ गया बिहार का गठन एवं पुनर्गठन पे। तो ये आप लोग जो ये मैप देख रहे हैं, ये वाला पूरा मैप, क्या बिहार का आकृति ऐसा ही पड़ा है अभी? बिहार का आकृति तो आयताकार है, ये देखिए इसका। तो ये उस समय का फिगर है जब ये बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। तो हम लोग चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। और समझने के दौरान जैसे देखिए, ये वाला जो एरिया है, ये अभी बांग्लादेश वाला एरिया हो गया है। ठीक है, ई वाला एरिया हम लोग का पश्चिम बंगाल है, डीडी वाला एरिया। फिर ई एरिया जो है हम लोग का प्रॉपर बिहार है, वर्तमान समय वाला बिहार। ई एरिया झारखंड जो बिहार से अलग हो गया 2000 में। और फिर ई वाला एरिया उड़ीसा जो 36 में बिहार से अलग हो गया। तो इस चीज को हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है, कि किस किस प्रकार से ये। तो चलिए हम लोग चीजों को समझते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन के पूर्व बंगाल राज्य, इसमें आधुनिक बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश भी सम्मिलित था। ये क्या हुआ, एक इतिहास है कि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में हो गया। उस समय हुआ क्या कि प्रशासन चलाना बहुत कठिन हो गया था। तो लॉर्ड कर्जन उस समय क्या करते हैं, उग्रवादी उस समय बंगाल में ज़्यादा हो गए थे, तो वो क्या करता है, बंगाल का विभाजन कर देता है। तो वहीं 1905 में बंगाल का क्या होता है, विभाजन हो जाता है। उस समय ये वाला पूरा जो मैप देख रहे हैं उस समय का है। अब आगे चीज़ें आते हैं, क्या होता है फिर से 1 अप्रैल 1912 को, क्या होता है, 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से पृथक करके बिहार राज्य की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है, उस समय जब बिहार अलग होता है, उस समय जब बिहार अलग होता है बंगाल से, तो उस समय देखिए ये वाला पूरा एरिया लेकर हम लोग अलग होते हैं, ये वाला पूरा एरिया लेकर। ठीक है, कब अलग हो जाते हैं, 1 अप्रैल 1912 को। अब चीजें आगे आपको और समझाते हैं चीजों को। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब धीरे धीरे फिर क्षेत्र, अब धीरे धीरे जैसे कि 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन है आपको, ये वाला जो उड़ीसा है, ये क्या होता है कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हो जाता है। तो बिहार से जब अलग होता है तो बचता है बिहार और झारखंड, मतलब ये एरिया बचता है आपको। कब वो अलग हो जाता है, तो 1936 को, 1 अप्रैल को। फिर क्या होता है कि बिहार का जो झारखंड है, ये वाला एरिया, ये क्या हो जाता है, 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से पूर्ण रूप से अलग हो जाता है। तो फिर वर्तमान समय बिहार कैसा बचता है, वर्तमान समय बिहार ऐसा बचता है जो अभी का बिहार है। ठीक है, तो ये इसका इतिहास है, किस प्रकार ये बंगाल से अलग होता है, किस प्रकार ये फिर बिहार का अपना अस्तित्व में आता है, फिर बिहार से कैसे उड़ीसा अलग होता है, फिर बिहार से कैसे झारखंड अलग होता है, वर्तमान समय में जो बिहार का स्वरूप बनता है। तो आई होप की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि क्या हो रहा है। बिहार से उड़ीसा राज्य का पृथक करने के पश्चात बिहार, जिसमें झारखंड भी सम्मिलित था, ठीक है, ये वाला एरिया आपको आ जाता है, पूरा बिहार झारखंड वाला मिलकर। फिर क्या होता है कि बिहार से पृथक झारखंड के निर्माण से पूर्व कुल 55 जिले थे बिहार में।
झारखंड और जो बिहार एक था, तो कुल 55, 5 और 5 याद रखना है, 5 जिले थे। झारखंड के निर्माण के पश्चात कुल 37 जिले, कितने जिले, 37 जिले बिहार में बच गए। मतलब कितना कितना एरिया, 54.15% एरिया शेष रह गया बिहार में। जब 54.15% एरिया बिहार में रह गया, तब बाकी जो एरिया था वो झारखंड लेकर क्या हो गया, 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया। मगर हुआ क्या कि आपको जहानाबाद से अरवल 2001 में अलग होकर क्या हुआ, 38वां जिला जिला बना बिहार का। तभी वर्तमान समय में कितने जिले हैं बिहार में, तो 38 जिले हैं। जहानाबाद से अलग हुआ 2001 में अरवल, और जिला के अस्तित्व में आया 2001 में। तो हो गया। तो फिर झारखंड क्या हुआ, बिहार से जब बिहार से पृथक झारखंड राज्य तत्कालिक कुल 18 जिलों से मिलकर बनाया गया। कुल 18 जिलों को मिलाकर बनाया गया। बिहार की कुल भौगोलिक का 45.84, मतलब 45.84% लेकर झारखंड क्या हो गया, अलग हो गया। वर्तमान में 24 जिले झारखंड में है। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को क्या हो गया था, अलग हो गया था। तो आप लोग को इतिहास समझ में आया होगा किस प्रकार उस समय जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तो टोटल 55 जिले थे। और उसके बाद से झारखंड का आपको 45.84% एरिया लेके क्या हुआ, झारखंड बिहार से अलग हो जाता है 15 नवंबर 2000 को। तो उस समय मात्र बिहार में 37 जिले बसते हैं। और फिर 38वां जिला का निर्माण जहानाबाद से काट कर अरवल को बनाया जाता है 2001 में। ठीक है, वर्तमान समय में बिहार में 38 जिले हैं। चलिए अब चीज़ों को समझते हैं। इसी चीज़ को हम लोग एक डायग्राम में समझते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम दे दिया है कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार पृथक राज्य बनाने के लिए घोषणा किया गया, कि जॉर्ज परचम आया था उस समय, ये घोषणा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि 22 मार्च 1912 को इसी दिन राज्य गठन की अधिसूचना जारी हुई, और इसी दिन स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है इसी दिन को। ठीक है, 22 मार्च को ये बिहार और झारखंड उड़ीसा सहित राज्य गठन की अधिसूचना जारी हो गया। 1 अप्रैल 1912 को बिहार झारखंड उड़ीसा सहित क्या हो गया, राज्य का गठन हो गया। हम आप लोग को पढ़ाए हैं कैसे बंगाल से अलग हो गया 1 अप्रैल 1912 को। फिर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो गया। फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया। जो अंतिम विभाजन था झारखंड का बिहार से, अभी इसके बाद कोई विभाजन नहीं हुआ, जो वर्तमान स्वरूप है वही है। कुछ विशेष तथ्य है, जैसे बिहार का स्थापना दिवस हम बोलिए दिए हैं कि बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अब कुल एरिया कितना है बिहार का, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। जो भारत का कुल एरिया है 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है बिहार का कुल, भारत का कुल एरिया। और उसमें से बिहार का कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, मतलब 2.42% एरिया लेकर बिहार क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मिला दिया जाता है 13वां। ठीक है, कुल जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार 10,40,99,452। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। उसी प्रकार बिहार की जनसंख्या कितना है, 10,40,99,452 है। मतलब यूपी का सबसे ज्यादा है, तब महाराष्ट्र का दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे किसका, बिहार का। जनसंख्या में बिहार तीसरे नंबर पे है, यूपी और महाराष्ट्र के बाद चौथे पर पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अब कुल जनसंख्या, अब देखिए बिहार जाति जनगणना 2022-23 में हुआ था। इसको अलग से एक चैप्टर में पढ़ना है। ऐसे यहाँ पे एक बता दिया गया है कि इस समय 13,07,25,310 जनसंख्या है बिहार की जातीय जनगणना 2022-23 के अनुसार। समझें इस चीज़ों को। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम लोग देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण लंबाई हम बता दिए थे 345 किलोमीटर। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम बता दिए थे 483 किलोमीटर। उत्तर में सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, दक्षिण में सबसे दक्षिण जिला गया, पूर्व में सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, और पश्चिम में सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। ये सब चीज़ें आप लोगों को बता दिए हैं। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से मतलब ऊंचाई अगर बिहार के पूछा जाता है 173 फीट, यानी 53 मीटर, 53 और 173 फीट। औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। और सर्वाधिक वर्षा, औसत वर्षा सर्वाधिक पूछेगा वर्षा कहाँ होती है, तो आपको किशनगंज में होती है। सबसे कम कहाँ होती है, तो पिछले साल तो अरवल में हुआ था, मगर सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होती है। ठीक है,
और सबसे ज़्यादा किशनगंज में होती है। और औसत वर्षा क्या है, तो 112 सेंटीमीटर है। ठीक है, बिहार की औसत वर्षा। और भारत की औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब चीज़ों को, भारत बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, और भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या के अनुसार, जो बता दिए हैं। ठीक है, बढ़ावा। और तीसरा यूपी महाराष्ट्र के बाद किसका है, बिहार का ही है। अब प्रशासनिक विभाजन की तरफ हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखें कि 9 प्रमंडल है, हम लोग पहले भी याद कर चुके हैं। 9 प्रमंडल में पटना, मुंगेर और तिरहुत, ये तीनों में 6-6 है। फिर उसके बाद से हम लोग देखे थे, आपको पूर्णिया में 4 है, मगध में 5 है, भागलपुर में 2 है, और 3 गो ऐसे प्रमंडल है जिसमें 3-3 है। वो याद आई हो कि आप लोगों को याद हो गया हो। तो और जिला 38वां जिला अरवल 2001 में बना। कब बना, 2000 2001 में, 2001 में बना। किससे अलग होके बना, तो जहानाबाद से अलग होके। अनुमंडल की संख्या 101 है, 101। ठीक है, प्रखंड, प्रखंड का कितना है, अंचल का कितना है, 534। देखिए 3 4 इधर 5। ठीक है, उसका पंचायत कितना है, तो 8053, मतलब 8053 है पंचायत। नगर निगम को कितना है, तो 19 गो नगर निगम। 19वां नगर निगम सहरसा है। 19वां नगर निगम कौन है, सहरसा है। नगर परिषद कितना है, 88 है। नगर पंचायत 154 है। पुलिस जिला कितना है, देखिए ऐसा 38 गो जिला है, मगर पुलिस जिला 44 गो, जिसमें से क्या होता है, 6 गो जुड़ता है। जैसे जिसका अतिरिक्त बगहा और नवगछिया पुलिस जिला है, 2 गो। एगो बगहा पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, एगो नवगछिया, वो दोनों 2 गो हो गया, तो 38 2 40 हो गया। और 4 गो इसके अतिरिक्त हैं। बिहार में 4 रेल पुलिस जिला है, 4 गो रेल पुलिस जिला, जिसमें एगो जमालपुर है, एगो कटिहार है, एगो मुजफ्फरपुर है, एगो पटना। इसको कैसे याद रखेंगे, पटना मुजफ्फरपुर एक साथ याद रखेंगे, या कटिहार जमालपुर एक साथ याद रखेंगे, ये चीज़ें आसानी से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो कितने जिले हैं टोटल, 38 जिले हैं। मगर जिला पुलिस बोलेगा कितना है, तो 44 है। एगो जिला, 38 जिला के अतिरिक्त 2 गो है, क्योंकि पश्चिमी चंपारण बहुत बड़ा एरिया है। बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कोई है, तो पश्चिमी चंपारण। बगहा 1 बगहा 2 है उधर, तो वहीं बगहा के लिए क्या है, एगो पुलिस जिला को अलग है, बगहा और नवगछिया के लिए। ठीक है, और इसके अतिरिक्त 4 गो क्या है, 4 गो रेल पुलिस है, जिसमें जमालपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर और पटना को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं बिहार की विधायिका, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय विधानमंडल है। तो देखिए द्विसदनीय विधानमंडल में 6 ऐसे स्टेट है जहाँ द्विसदनीय विधानमंडल है। तो हम लोग इस 6 का नाम जानते हैं, एक के साथ जानेंगे। यूपी बिहार एक साथ कर देंगे, यूपी और बिहार एक साथ। फिर उसके बाद से महाराष्ट्र और कर्नाटका एक साथ कर देंगे। फिर उसके बाद से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक साथ कर देंगे। आसानी से याद हो गया क्योंकि सटा सटा स्टेट है सब। ठीक है, यूपी बिहार एक साथ, क्या हो गया, यूपी बिहार एक साथ। फिर उसके बाद से महाराष्ट्र कर्नाटका एक साथ, और उसके बाद से आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक साथ। 6 ऐसे स्टेट है जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक है, बिहार विधानसभा सीटों की संख्या, बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, 243 है। 2 3 अब बीच में 4, 243 है। कितना है, 243 है। आप बिहार विधान परिषद, क्योंकि द्विसदनीय है ये, तो द्विसदनीय है, तो यहाँ पे कितना है विधान परिषद, तो 75 विधान परिषद है। कितना है, 75 विधान परिषद है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 46 है। कितनी है लोकसभा सीटों की संख्या, 40। और राज्यसभा सीटों की संख्या 16, 16 और 40। इसको याद रखना है किसी भी हाल में कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 40, और राज्यसभा सीटों की संख्या 16। अब देखिए विधानसभा में, विधानसभा जो 243 है, उसमें विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। आरक्षित सीट है विधानसभा में 40 गो, जिसमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति का आरक्षित सीट 38 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है। और 2 कहाँ कहाँ से, तो कोटरिया और मनिहारी, मनिहारी कटिहार। ठीक है, यहाँ से 2 गो अनुसूचित जनजाति के लिए 2 गो, और अनुसूचित जाति के 38 गो। टोटल आरक्षित सीट कितना है, 40 है। और एक और पढ़े थे कि लोकसभा सीटों की संख्या भी 40 है, और आरक्षित बिहार के आरक्षित सीटों की संख्या भी कितनी है, 40। कितना, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38, और 2 गो है अनुसूचित जनजाति के लिए, जो
कटोरिया और मनाहारी से है। ठीक है, अब आते हैं लोकसभा में अनुसूचित अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या लोकसभा में। अब देखिए लोकसभा मतलब केंद्र में, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें रिजर्व की गई है बिहार से, जिसमें से एगो हम लोग याद रखेंगे ऐसे, देखिए गोपालगंज और हाजीपुर, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। 6 ऐसे जिले हैं जहाँ से लोकसभा में 6 अनुसूचित अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया है। तो एक गोपालगंज, एक हाजीपुर, एक समस्तीपुर, एक जमुई, एक गया और एक सासाराम। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को याद आ रहा होगा, एक दो बार वीडियो देखिएगा तो याद हो जाएगा। अब आते हैं उत्तर की सीमा चौद्वीप। तो हम आप लोग को बता चुके हैं पहले ही कि उत्तर नेपाल में 7 जिला साझा करता है। एक एसएमएस ट्रिक बताए थे, ऐसे एक एसएमएस ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण, मतलब एक नहीं, इधर एक, ये वाला एक, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण, यही देखिए, देखिए किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, 7 जिले हैं जो। झारखंड से 8 जिला, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। और पश्चिम बंगाल से 3 जिला, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं। फिर यूपी से 8 जिला, यूपी और झारखंड दोनों से 8-8 मात्र और पश्चिम बंगाल से 3, यूपी और झारखंड से 8-8 जिले। ठीक है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। यहाँ पे लोकेशन हम ये वाला बता दिए थे, ये वाला बता दिए थे, ये वाला बता दिए थे और ये वाला बता दिए थे। तो आप लोग को यहाँ पे तो चीजें याद हो गया होगा ये सब। अब आते हैं राजकीय प्रतीक, जैसे राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, 2 स्वास्तिक चिन्हों के साथ घिरा हुआ बोधि वृक्ष, मतलब देखिए स्वास्तिक चिन्ह जो इधर है और इधर है। ठीक है, ये वाला ऐसा स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, तो 2 स्वास्तिक से घिरा हुआ है बोधि वृक्ष, और इसमें जो पत्ती है ना, ये वाला पत्ती, वो 38 पत्ती है, जो 38 जिला को डिनोट करता है। ये इंटरव्यू में पूछा गया था बीपीएससी के, कि जो बोधि वृक्ष है राजकीय चिन्ह, उसमें पत्ती का क्या इंपॉर्टेंस है, तो 38 को पत्ती 38 जिला को डिनोट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद से भारत का राजकीय चिन्ह तो आप लोग को पता है, अशोक स्तंभ है। बिहार का क्या है, बोधि वृक्ष है। राजकीय वृक्ष पीपल है। पीपल क्यों है, धार्मिक मान्यताओं के कारण है। और भारत का बरगद है। अब पीपल कैसे बिहार में बरगद में कंफ्यूजन होता है, तो पीपल और बरगद को कैसे पढ़ेंगे। तो आप लोग देखिए, आपके घर के अगल बगल कोई मंदिर होगा, और मंदिर में, मंदिर के पास पीपल का पेड़ होगा, और उस चीज को अपने दिमाग में काल्पनिक एक सेट कर लीजिए कि ये जगह पर ये है, जो बिहार में है, तो इसका मतलब बिहार का पीपल, पीपल का पेड़ दिमाग में आ जाएगा तो आ जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प गेंदा है, 2013 में घोषित किया गया, गेंदा जो फूल है बिहार का। और भारत का है कमल है, आप लोगों को पता ही है। अराजकीय पशु बैल, अराजकीय पशु भारत का बाघ है। ठीक है, तो 2013 में रिच था, पहले रिच था, 2013 में क्या कर दिया, गेंदा को और इसको दोनों को बदल दिया, राष्ट्रीय फूल को और राष्ट्रीय पशु को बदल दिया गया, और राष्ट्रीय पक्षी को गौरैया को ला दिया गया। पहले ये नीलकंठ या फाख्ता जिसको बोलते हैं था, अब उसको क्या कर दिया गया, गौरैया कर दिया गया। मतलब राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, ये 2013 में बदल दिए गए। ठीक है, 13 में घोषित कर दिया गया गेंदा को, बैल को कर दिया गया, पहले रिच था, फिर गौरैया कर दिया, पहले फाख्ता या नीलकंठ था। राजकीय मछली कौन है, देसी मांगुर, मांगुर है, 2008 में घोषित किया गया था। अब देखिए 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, 2009 में डॉल्फिन को। ठीक है, और 2008 में मछली को किया, बिहारी मछली की राजकीय मछली घोषित मांगुर को किया गया। तो उसके बाद आते हैं, प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, और द्वितीय द्वितीय पूछ चुका है बीपीएससी में कि बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, तो उर्दू है। पहला तो हिंदी, दूसरा उर्दू। ठीक है, अब आते हैं कोई चीज़ें, जैसे कि बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार, देखिए राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार, तुझको तुझको सत सत वंदन विहार। ये हम लोग को पहले स्कूल टाइम में पढ़ाया जाता था, कि जैसे सरकारी स्कूल में जाते थे लोग, तो ये सब, ये
और चाहे ये प्रार्थना गीत मेरे रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, तो चीज़ें याद है कि मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन विहार। इसके संगीतकार थे, इसके गीतकार थे सत्यनारायण लाल, और संगीतकार थे हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। मान्यता 2012 में दिया गया। ठीक है, और ये बोलेगा बिहार राज्य का प्रार्थना गीत। प्रार्थना जो होता है ना, आप मन से कीजिए, फिर देखिए उसके बाद आपके पढ़ाई का रफ्तार कितना तेज हो जाता है। तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, गीतकार था AR चिश्ती। तो ये चीजें यहाँ तक आसानी से एक दो बार देखने पर याद हो जाता है कि मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, ये सब चीजें आराम से हो जाती है। फिर आते हैं, अब हो गया उसी चीज का डबल कॉपी खिंचा गया है PDF में। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को सब चीज़ें याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ होगा तो दोबारा एक बार इसको देख लीजिएगा, तो चीज़ें सब क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।